बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पर हैं या जो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं और जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रही हैं, उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फिलवक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक डेडलॉक सा आ गया है। अब इस डेडलॉक की वजह से नवाज शरीफ की वापसी पर कई सवालात खड़े हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से नून लीग को या जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको क्या पैगाम पहुंचाया है और क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और क्या इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम तरीन खबरें इस व्लॉग में आपके इस खिदमत में पेश करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकल वे में चलना चाहिए, यानी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेमोक्रेटिक तरीके से चलना चाहिए और पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम से कम मद्देनजर रख के और उनका एहतराम किया जाना चाहिए। अगर हम आपका एहतराम करते हैं तो फिर आप पर भी वाजिब है कि आप भी जो इस मुल्क के आम शहरी हैं या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके जज्बात का और उनके मामलात का ख्याल रखें। इस वक्त जिस तरह पीटीआई के सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, इमरान रियाज, शेख रशीद और जो दीगर हैं उनके वो जिस तरह लापता हैं या जिस तरह उनको लापता किया गया है, ऐसा लग रहा है कि पहले तो डोमिसाइल देकर लापता किए जाते थे लोग, यानी जिसका सिंध का और बलूचिस्तान का डोमिसाइल होता था उनको लापता किया जाता था। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कम से कम पॉलिटिकल हवाले से अब ये जो डोमिसाइल की तफरीक है इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो बहरहाल इमरान रियाज से हमारे लाखों इख्तलाफात ही सही, उनकी सहाफ़त उनके जो तर्ज़ सहाफ़त है उन पर भी हमें लाखों एतराज़ात ही सही, लेकिन वो सहाफ़ी है और सहाफ़ी होने के अलावा इस मुल्क का शहरी है और जो इस मुल्क के शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन देता है और अगर आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद जो तमाम इदारे आइन के मातहत हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेडलॉक खड़ा हो गया है। वो डेडलॉक किस बात पर है? वो डेडलॉक ये है कि, लेकिन मेरे ख्याल में पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। इमरान खान इस वक्त जहां साइफर केस को भुगत रहे हैं, जहां उनकी जो है वो तोशाखाना केस में जमानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है, वहां इमरान खान के खिलाफ 9 मई के तमाम मुकदमात में आर्टिकल 120B को शामिल करते हुए मतलब चालान पेश करने का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही तैयारी की जा रही है कि इमरान खान का जो भी मामला है यानी जो मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड है उनके मिलिट्री ट्रायल शुरू करने के लिए उनको मिलिट्री कोर्ट्स के सिस्टम के हवाले किया जाए और इस हवाले से लिखत पढ़त भी हो रही है और इस हवाले से वजारत दाखिला और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में भी हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान को किसी भी वक्त मिलिट्री ट्रायल के लिए मतलब पाक फौज के हवाले किया जा सकता है। अब देखना यह है कि ये कदम कब उठाया जाता है, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल फोर्स है और इस चीज़ को तस्लीम करते हुए इस पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकल तरीके से चलने दिया जाए। अगर इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई तो यकीन माने पाकिस्तान बदतरीन सियासी इंतशार का शिकार हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ एशियाई तरक्याती बैंक ने जिस तरह कहा कि अगर फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाते हैं तो जो माशी इंतशार बरपा है वो उसकी जो झाग है वो बैठ जाएगी और जो हरकतें इसाक डार करके गया आदाद शुमार की हेरा फेरी वो अपने आप में काबिल मजम्मत भी हैं, काबिल अफसोस भी हैं कि IMF का जब अब सेकंड रिव्यू होगा तो उसमें हुकूमत को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
नाजरीन, अब हम आते हैं कि इस वक्त मामला कहां पर उलझे हैं। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ की वापसी पर इस वक्त कई सवालात खड़े हो गए हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हंगामी लंदन रवानगी ये खुद कई सवालात को जन्म दे रही है कि शहबाज शरीफ, जिसको भी पाकिस्तान पहुंचे 2 दिन भी नहीं हुए थे, कि फौरन उनको फिर से लंदन तलब कर लिया गया है और कुछ और नून लीगी रहनुमा भी जो है वो तलब किए गए हैं। असल मसला क्या है? क्या मामला नेब की तरफ से जो अहम तरीन 18 केसेस हैं जो खोले जा रहे हैं, जिनमें शरीफ फैमिली के केसेस हैं, जिसमें आसिफ जरदारी और पाकिस्तान की लीडरशिप और साबिक वज़राए आज़म और तमाम इन लोगों के केसेस हैं, वो भी शामिल हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, बिलखुसूस PMLN, JYFA और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, इन्होंने फिलवक्त अपने अंदरूनी इख्तलाफात को मद्देनजर एक तरफ रखते हुए और हालात को मद्देनजर रखते हुए सर जोड़ लिया है और अब वो फैसला करने लगे हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त तक जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर जो जाते जाते जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदियाल नेब कवानीन में नौ तरामीम को उड़ाकर और डस्टबिन में फेंक कर चले गए हैं, उनसे मुतालिक कोई नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाए। और एक ये भी है कि मुमकिन है कि ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज्ड करने के लिए किया जा रहा है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। किसी और का मैं क्या कहूं, मैं सीधा कह देता हूं कि जिस इदारे से ताल्लुक PTI के चेयरमैन रखते हैं, यानी माजरत के साथ नेब के चेयरमैन, जिस इदारे से नेब के चेयरमैन ताल्लुक रखते हैं, हो सकता है कि उसके पसे पर्दा वही एलिमेंट शामिल हो, क्योंकि इसके अलावा इस तरह का इंतशार पैदा नहीं हो सकता था। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि अगर पाकिस्तान में सियासी इंतशार पैदा हो गया तो मुआशी तौर पर हम तबाह हो जाएंगे और अगले साल हमको जितनी अदायगियां करनी हैं, यानी $बिलियन नहीं बल्कि $ट्रिलियन में हमें अदायगियां करनी है, बहुत बहुत बड़ा बोझ है हम पर। अब वो कैसे होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह गुज़िश्ता दिनों इसने अपना नवाज शरीफ की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया था और उस चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक जो मुतालबा किया गया था वो भी आप सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने जिनका नाम लिया था उनमें एजाजुल एहसन साहब, साकिब निसार हैं, आसिफ खोसा हैं, अजमत सईद हैं और जस्टिस गुलजार हैं। और इसके अलावा इन पर जो है वो मिसकंडक्ट का केस चलेगा। और इसके अलावा जो अहम तरीन बात हुई थी वो हुई थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को कटहरे में लाया जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने आइन तोड़ा, यही वो लोग हैं जिन्होंने बेंच फिक्सिंग की, यही वो लोग हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग की, यही वो लोग हैं जिन्होंने जजमेंट्स लिख लिख के जजों को दी और उनसे दस्तखत करवाई, यही वो लोग हैं जिनकी अरशद मलिक जज निशानदेही करके गया, यही वो लोग हैं जिनकी निशानदेही साबिका जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस, नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, वो करके गए। चीफ जस्टिस अपना चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान भी इसी तरफ इशारा करके गए, लेकिन उनको दबाव में ला करके और उसको दस्तबरदार करवा के घर भेजा गया। तो नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को कानून के कटहरे में लाने के मामले पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेडलॉक पड़ गया है। अब डेडलॉक ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये मुमकिन नहीं। बतौर इदारा अपने रिटायर्ड अफसरान की हिफाजत की जमानत देता है, चाहे वो कुछ भी कर गुजरते हों। आपने देखा होगा ना कि एक बदनाम जमाना सजा याफ्ता क्रिमिनल और बदमाश और आइन शिकन और करप्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल परवेज अशरफ, उसको छुप छुप आके और मामूली सी एक सलामी दे करके उसको गाड़ दिया गया जमीन में। क्या होता अगर आइन पे अमल किया जाता? क्या होता अगर उसको जो सजा सुनाई गई थी उस सजा को बरकरार रखा जाता? क्यों एजाजुल अपना जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने हरामीपन करके और ये सब कुछ किया?
बहरहाल उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं। यही अभी मैं सुन रहा था, जावेद चौधरी साहब भी यही सवाल उठा रहे थे। जो सवाल मेरे जहन में गुज़िश्ता शब से दौड़ रहे हैं वो ये है कि नून लीग ही है कि जिसने, या इस वक्त जो नून लीग है वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज को कौमी मुजरिम करार दे रही है और इसी को ही अपना इंतखाबी बयानिया बना रही है। यानी ये दो जजेस, अपना फौजी सरबराहान और बाकी जो ये जो 4 जजेस हैं, एजाजुल हसन, साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, अजमत और जस्टिस गुलजार, 1 2 3 4 5 जजेस और 2 जर्नल्स, ये मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया बनाना चाह रही है। और नून लीग चाह रही है कि बेरहमाना एहतसाब हो, यानी इनके साथ कोई रियायत न की जाए, बतौर इदारा इनको गिरफ्त में लाए और इनके अपने सिस्टम के मुताबिक इनको कटहरे में खड़ा करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये नून लीग ही थी जिनके सामने 5 जर्नल्स क्वालिफाई करते थे, और क्वालिफाई करते थे उनके तजुर्बे के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, और उनकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन थी उनके तहत भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनरल बाजवा को क्यों मुंतखब किया गया और उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया? अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तो फिर जनरल फैज हमीद को डीजीसी किसने लगवाया था? अब जब डीजीसी जनरल फैज हमीद लगे थे तो उस वक्त डीजी ISI जनरल नवीद मुख्तियार थे, और जनरल नवीद मुख्तार शरीफ फैमिली के करीबी रिश्तेदार थे। और फैज हमीद को जनरल राहिल शरीफ ने अपना डीजीसी तैनात किया था, और जनरल राहिल शरीफ को भी आप ही ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करवाया था। उस वक्त भी आपके सामने एक कॉम्पिटेंट जनरल्स की लिस्ट थी और उसमें से भी आपने ये सब कुछ किया था। अब आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इस वक्त जो मामले हुए हैं कि जिस तरह एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये जनरल बाजवा और जनरल फैज कौमी मुजरिम हैं तो फिर नवाज शरीफ ने अपना इन्हीं 2 जर्नल्स से पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए डील क्यों ली? क्यों डील के तहत गए तो 4 हफ्तों के लिए थे ना, तो 4 साल लग गए और अभी तक आप घूम फिर रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ जो बयान हल्फी जमा करवाया उस बयान हल्फी की कोई अहमियत नहीं, आपकी जबान की, आपके कौल की, आपके करार की कोई अहमियत नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी देने के लिए नवाज शरीफ ने नून लीग की क़यादत को खड़ा कर दिया था कि कुछ भी हो जाए जनरल बाजवा को तोसी देनी है। और फिर जनरल फैज का डंडा चला इस शर्त पे कि जी हम जो है आपको फेवर देंगे। फेवर क्या दी उन्होंने कि यूसुफ रजा गिलानी को पीटीआई की अक्सरियत होते हुए कौमी असेंबली से सेनेटर मुंतखब करवाया, और सेनेट में अपोजिशन की जो है वो अक्सरियत होते हुए वहां से जो है वो इन्होंने चेयरमैन नेब, अपना चेयरमैन सेनेट अपना मुंतखब करवाया। तो ये डील्स कल तक आप ही इन्हीं लोगों से डील करते थे, आप ही इन लोगों के साथ जो है उनकी ताबेदारी करते थे। मरियम नवाज कहती थी ना कि बंदा तो बहुत अच्छा है लेकिन बंदा ताबेदार है, इमरान खान को कहती थी। तो आपकी ताबेदारियां याद करवाएं, आप कितने ताबेदार हैं? नवाज शरीफ कितने ताबेदार रहे हैं? शहबाज शरीफ कितने ताबेदार रहे हैं? शहबाज शरीफ ने तो ताबेदारी की हद कर दी। सिर्फ ये नहीं किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को झुककर उसने हाथ नहीं दिया, झुककर उनकी ताजीम नहीं की, बाकी तो सब कुछ किया। एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिछे रहे शहबाज शरीफ। आपके चाचू आज बात करते हैं कि जो है वो ये करो, वो करो, यूं करो, यूं करो। बहरहाल नाज़रीन, कहने की बात यह है कि हो सकता है कि नजरसानी की दरख्वास्त आ जाए और नजरसानी की दरख्वास्त की सूरत में शायद इनको कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज साहब समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान को कानून साजी का अख्तियार है
और अगर वो कानून साजी करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी इदारा नहीं रोक सकता, ना ही रोका जा सकता है और ना ही आइन इसकी इजाजत देता है। तो हो सकता है कि आगे चलकर मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। तो जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लग रहा है कि जनवरी में इंतखाबात की तरफ जा रहा है और 14 के साथ 4 अक्टूबर को तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को ईसीपी ने तलब कर लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया है ताकि उनके साथ बैठकर आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया जाए। और अगर एक नया ज़ाब्ता इखलाक मुरतब होता है तो जाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मुतालबात सामने रखेगी और फिर उन मुतालबात और उन ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन एक ज़ाब्ता इखलाक मुरतब करेगा जिस पर पाबंदी तमाम सियासी जमातों पर लाजिम होगी। तो इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले या फिर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलाए जाने से पहले ही इलेक्शन कमीशन इस मामले को वाइंड अप करना चाह रहा है और इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि जनवरी में आम इंतखाबात का शेड्यूल यानी आम इंतखाबात हो जाएं और नवंबर में यानी बल्कि 54 दिनों का शेड्यूल जो है वो अपना हल्का बंदियों और उसके एतराज़ात के फौरन बाद 54 दिन का शेड्यूल जारी कर दिया जाए। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।